यूएसएसआर का पतन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। 25 दिसंबर 1991 में मॉस्को के क्रेमलिन पर आखिरी बार सोवियत का झंडा लहराता है। यूएसएसआर दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता है। एक समय पर सोवियत यूनियन दुनिया के सबसे बड़ा देश हुआ करता था। यह 22 मिलियन से अधिक एरिया को कवर करता था। इसके पतन के बाद वर्ल्ड मैप पर 15 नए देश जन्मे। आखिर क्या हुआ 1991 में? सुपर पावर यूएसएसआर 72 साल का अस्तित्व अचानक से खत्म हो गया। कैसे इतना बड़ा एम्पायर पूरी तरह बिखर गया, आइए जानते हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का जन्म 1917 रूसी क्रांति के बाद हुआ। अब हम जानने की कोशिश करते कि यूएसएसआर का मतलब क्या है। यह एक संघ था सोवियत का। ये सभी समाजवाद का फॉलोवर थे, इसलिए इनका नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसकी स्थापना 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड 1922 में, क्योंकि 4 साल बाद तक रशिया में सिविल वार यानी गृह युद्ध छिड़ गया था आपस में कम्युनिस्ट पार्टी में, और यह 1922 में युद्ध खत्म हुआ। लेनिन के लीडरशिप में एक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी स्थापना करी और यूएसएसआर ऑफिशियली 1922 में बना। यूएसएसआर तकनीकी रूप से 15 घटक गणराज्यों से बना एक संघ था, जिसमें रूस का 60% क्षेत्र और 50% आबादी शामिल थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले स्थापित घटक गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान थे। यूएसएसआर ने बाल्टिक राज्यों लिथुआनिया, एस्टोनिया और मोल्दोवा पर हमला किया और कब्जा कर लिया। बाल्टिक राज्यों और जॉर्जिया में बहुमत यूएसएसआर में सदस्यता के खिलाफ थे। अब हम बात करेंगे कैसे यूएसएसआर पतन के बारे में। यूएसएसआर के साथ यूएसए का कंपटीशन चल रहा था कि सबसे पहले सैटेलाइट कौन भेजेगा। सबसे पहले सैटेलाइट था स्पुतनिक अंतरिक्ष। सबसे पहले जानवर कौन भेजेगा, ये जानवर था लाइका यानी एक कुत्ता था। अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष महिला सबसे पहले कौन भेजेगा, इन सभी मामलों में यूएसएसआर यूएसए से बहुत आगे था। अगर आपको पता है कि अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, कमेंट में बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और अंतरिक्ष महिला कौन गई थी अंतरिक्ष में। फिर है आर्मरेस यानी हथियारों की दौड़। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों यूएसएसआर के पास था, खास करके न्यूक्लियर वेपन का। यूएसए से भी बड़ा। यूएसए इनको डर था कि कभी यूएस न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर देता है तो यूएसए से लड़ने के यूएसएसआर दूसरा मिसाइल चाहिए, क्योंकि पहला हमला उस जगह पर किया जाता है जहां पर दूसरे देश का न्यूक्लियर मिसाइल रखा हो। यह एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होगा तो ऐसा ही होगा। सबसे पहले जाकर हमला करेगा दूसरे देश के न्यूक्लियर मिसाइल पर। ऐसे में आपके पास बैकअप के लिए होना चाहिए, इसलिए कई मिलियन रूबल खर्च किए गए आर्मी मेंटेन के लिए। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था यूएसएसआर का पतन का। कोल्ड वार यानी शीत युद्ध भी एक बहुत बड़ा कारण था। यह लगभग 45 साल तक चला था। 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला था। जब तक उसका विघटन नहीं हुआ, यूएसएसआर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, चीना, इन सभी कम्युनिस्ट देशों को सपोर्ट दिया करता था। इन पर पैसे खर्च किए, मटेरियल दिया, इन्हें टेक्नोलॉजी सप्लाई करी। इसके साथ ही साथ दुनिया भर के जितने भी देश कम्युनिस्ट पार्टी थी उनमें भी पैसा देता था, सपोर्ट करता था। खास करके नॉर्थ कोरिया और वियतनाम की लड़ाइयों में काफ़ी पैसा खर्च हुआ। फिर अफगान वार 1979 से लेकर 1989 तक अफगानिस्तान में एक लड़ाई लड़ी गई मुजाहिदीन के खिलाफ। यह लड़ाई 10 साल तक चला था, क्योंकि वहां की कम्युनिस्ट सरकार मुजाहिदीन के खिलाफ थे। मुजाहिदीन को खत्म करने के लिए यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेजी और वहां 10 साल तक फंस गया। इनमें लगभग 15,000 सैनिक मारे गए और 50,000 सैनिक घायल हो गए। इस प्रकार से यूएसएसआर का प्रभाव कम हो गया और इकोनॉमी बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। ऐसे लगने लगा कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आर्मी अफगानिस्तान जैसे छोटे देश से जीत नहीं पाई। फाइनल हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था में गिरावट। अर्थव्यवस्था पर सख्त राज्य नियंत्रण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की अनुपस्थिति यूएसएसआर की आर्थिक ताकत को खत्म कर रही थी। कुछ और कारण है। स्टालिन के तहत यूएसएसआर का एक अधिक न्यायवादी राज्य बन गया था। स्टालिन एक तानाशाह था। उसने अपने ही देश के कई लोगों को मरवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर से ज़्यादा खतरनाक स्टालिन था। उसने कई बार अपने ही आर्मी ऑफिसर को उन्हें जेल में डाल दिया।
स्टालिन के अंडर में यूएसएसआर पूरी तरह टूटा। जब यूएसएसआर की 1922 में जब स्थापना हुई थी, तब लेनिन ने सोचा था कि जितने भी नॉन रशियन हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान के तुर्क लोग, किर्गिस्तान के लोग, किर्गिज लोग, वे सभी रशियन में घुल मिल जाएंगे। लेकिन स्टालिन का ऐसा मानना नहीं था। जो दूसरे जातीयता के जो लोग थे, उन्हें हजारों की संख्या में मरवा दिया। यही सब कारण था कि कई सालों के बाद अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की गई। अब हम बात करेंगे इवेंट की। तो सबसे पहले जानिए मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बने। गोर्बाचेव ने महसूस किया कि सोवियत कमांड अर्थव्यवस्था गिर रही है, इनमें सुधार की गहरी आवश्यकता थी। इस प्रकार उन्होंने 2 नीतियाँ पेश की, ग्लासनोस्ट खुलापन और पेरेस्ट्राइका यानी परिवर्तन। ग्लासनोस्ट के तहत गोर्बाचेव ने नागरिक स्वतंत्रता में वृद्धि और 1979 में अर्धमुक्त चुनाव की अनुमति दी। उन्हें उम्मीद थी कि खुली चर्चा से अधिक कुशल आर्थिक प्रबंधन हो सकेगा। उन्होंने यह भी सोचा कि अमेरिका सुधारों की सराहना करेगा, जो पश्चिम के साथ संबंधों में सुधार करेगा और यूएसएसआर को अन्य सामाजिक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए धन जारी करने के साथ सैन्य खर्च को कम करने का सक्षम करेगा। दूसरी ओर पेरेस्ट्राइका ने बाजार की अर्थव्यवस्था के तत्वों को पेश किया, लेकिन आर्थिक विकास को गति के देने के सीमित सफलता हासिल की। फिर भी व्यापक नागरिक स्वतंत्रता के स्थितियों में जब लोग गिरफ्तारी और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से नहीं डरते, तो उन्होंने शासन का विरोध करना शुरू कर दिया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। रूस सहित हर जगह सोवियत नागरिकों ने और भी अधिक उदारीकरण और लोकतंत्रीकरण की मांग की। कई घटक गणराज्य में बहुमत से यह तर्क देते हुए सोवियत संघ से अलग होने की मांग की। वे अपनी इच्छा के विरुद्ध संघ के हिस्सा बने। इसी तरह के विरोध प्रदर्शन पूर्वी यूरोप और मंगोलिया में सोवियत उपग्रह राज्यों में हुए। 1988 में गोर्बाचेव ने घोषणा की ये देश अपनी राजनीतिक व्यवस्था चुनने के लिए स्वतंत्र है। सोवियत नीति में इस बदलाव के बाद 1989-1990 में क्रांतियों और शांतिपूर्ण परिवर्तनों की एक श्रृंखला के कारण पूर्वी यूरोप में बाजार अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिससे यूएसएसआर में इसी तरह बदलाव में तेजी आई। मार्च 1990 में अपेक्षाकृत स्वतंत्र रिपब्लिकन चुनाव हुए। इसके परिणामस्वरूप बाल्टिक राज्यों, जॉर्जिया, मोल्दोवा और आर्मेनिया में कम्युनिस्ट विरोधी स्वतंत्रता समर्थक आंदोलन की जीत हुई। रूस, बेलारूस और यूक्रेन में लोकतांत्रिक विरोध महत्वपूर्ण लाभ तक पहुंच गया। दूसरे सबसे बड़े गणतंत्र यूक्रेन ने यूएसएसआर को एक ढीले संघ के बदलने की मांग की, जबकि लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। अगस्त 1991 में यूएसएसआर को एक संघ में बदलने वाली संधि पर हस्ताक्षर करने की योजना कुछ समय पहले एक सैन्य तख्तापलट का प्रयास हुआ था। साजिशकर्ताओं ने गोर्बाचेव को कैद कर लिया और घोषणा की कि यूएसएसआर एक दलीय प्रणाली में वापस आ जाएगा, जो उनके सुधारों से पहले मौजूद थी। फिर भी रूसी गणराज्य के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन द्वारा आयोजित प्रतिरोध के कारण तख्तापलट विफल हो गया। तख्तापलट के प्रयास के बाद एल्त्सिन को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हुई, जबकि गोर्बाचेव ज़्यादातर अप्रासंगिक हो गए। गोर्बाचेव से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए एल्त्सिन ने सोवियत संघ को भंग करने का फैसला किया। यह 8 दिसंबर 1991 को संपन्न हुआ, जब 3 संस्थापक गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने बेलोवेज समझौता पर हस्ताक्षर किए। 31 नवंबर 1991 को यूएसएसआर का अस्तित्व औपचारिक रूप से समाप्त हो गया